आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश में जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। समझ गए होंगे किसका सबसे ब्यूटीफुल या ट्रू माइंड है, वह है एल्बर्ट आइंस्टाइन। ये चैप्टर पूरा एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर है। बिफोर ये रीड में भी उनके जो मतलब कह सकते हो जो भी उनके इन्वेंशंस रहे हैं, जैसे अबाउट लाइट रहा है, मोशन ऑफ द पार्टिकल्स रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के बारे में रहा है, एनर्जी के बारे में रहा, इन सब के बारे में दिया है। ये यंग जर्मन सिविल सर्वेंट भी थे, ठीक है। ये सब इनके बारे में ही हल्का सा ब्रीफ कह सकते हैं इंट्रोडक्शन दिया है एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। हम लोग चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते, फिर हम लोग समझ जाएंगे सब कुछ। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है, आओ। Albert Einstein was born on 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication from that was designated from the greatness। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था बेटा? 14 मार्च 1879 में हुआ था, ठीक है। एल्बर्ट, ये पूरा लेसन क्या है, डिस्कस करता है अबाउट द लाइफ ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन और उनके ग्रेटेस्ट जो साइंटिफिक वर्क्स थे उनके बारे में। और उनका जन्म जनवरी में हुआ था और उनकी स्कूल लाइफ में कितना वो फील्ड स्टूडेंट रहे थे, कितना बैक बेंचर रहे थे उसके बारे में है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ, इसके बारे में चैप्टर है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च को हुआ था, जर्मनी में हुआ था, उल्म शहर में हुआ था। और ऐसा कोई भी संकेत उनके स्कूल में नहीं मिला कि वो आगे चल के बहुत बड़े कुछ महान बनेंगे, ग्रेट आएंगे। उनका इंडिकेशन कोई उनके स्कूल में बिल्कुल नहीं मिला था। ऑन द कंट्रेंट्री हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। उसके अपोजिट दिए समझ लो कि उनकी मदर ने तो एल्बर्ट को फ्रीक समझ रखा था। फ्रीक कौन होता है? देखो यहाँ फ्रीक का मतलब दिया हुआ है, अ वर्ड यूज्ड टू डिसअप्रूविंग टू टेक अ पर्सन हु अनयूजुअल एंड डज बिहेव लाइक एंड थिंक लाइक अदर्स। समझे? फ्रीक मतलब समझ लो असाधारण, मतलब कोई निम्न सा बच्चा उन्होंने समझा था, एक नॉर्मल सा बच्चा ही पैदा हुआ है, समझ लो। टू हर दिस हिज हेड सीम टू मच लार्ज। जब वो पैदा हुए तो उनका सर बहुत बड़ा था, समझ लो, ठीक है। तो उनको मतलब लगता था यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ उसका सर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्रतीत हो रहा था। उनकी माँ उनको एक नॉर्मल सा चाइल्ड समझ रही थी, कुछ नॉर्मल सा है। उनको क्या मालूम कि आगे चल के ये इतने महान वैज्ञानिक बनेंगे और फिजिक्स में इतना बड़ा इन्वेंशन करेंगे। चलो आगे सेकेंड पैराग्राफ में आते हैं। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन स्टिल वॉज इन टॉकिंग। मतलब देखो अब हम लोग के अगल बगल बच्चे होते हैं, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो 2 साल के बच्चे होते हैं तो प्रॉपर तरीके से आराम से बोल सकते हैं। मेरे बगल में एक लड़की रहती है, भी 2 साल की कंप्लीट ही हुई है, सब कुछ आराम से पापा मम्मी, पापा पानी चाहिए, चाय चाहिए, ये वो हर चीज़ आराम से बोल लेती है। लेकिन ये 2-2.5 साल के हो गए थे और आइंस्टाइन बिल्कुल बोलते ही नहीं थे, उनकी आवाज़ ही नहीं निकलती थी। और आज की उम्र देखोगे तो 1-1.5 साल का बच्चा भी आराम से खूब बोलने लगता है, बोलना शुरू कर देता है। तो वही बात लिखी है। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। जब उन्होंने फाइनली जा करके कुछ बोलना सीखा तो हर शब्द को 2-2 बार बोलते थे। अब ये भी कोई अलग बात ही है भाई, ये देख लो, हर चीज़ को तुम जैसे पानी पानी, मम्मी मम्मी, पापा पापा, हर चीज़ को 2-2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द अदर चिल्ड्रन। और आइंस्टाइन मतलब समझ ही नहीं पाते थे अदर चिल्ड्रन के साथ मैं खेलूँ क्या करूँ, मतलब वो बहुत अनकम्फर्टेबल से हो जाते थे। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और जो उनके प्लेमेट्स मतलब उनके सहपाठी थे, उनके साथ में खेलने वाले लोग थे, उनके अन्य बच्चे क्या थे तो उनको क्या बुलाते थे? नीरस भाई कह सकते हो, एकदम बेकार सा नीरस, जिसका कोई बोरिंग आदमी है, बोरिंग ब्रदर उसको कहते थे, उसके साथ जो अन्य लोग खेलने वाले बच्चे थे, ठीक है। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ। तो आइंस्टाइन अपने अकेले ही समझो खेलते थे, ठीक है, उनके साथ कोई खेलना नहीं पसंद करता, उनको सब बोरिंग समझते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। उनको मैकेनिकल टॉयज बहुत पसंद थे, ठीक है, मतलब मैकेनिकल टॉयज कह सकते थे, नहीं थी रिमोट कंट्रोल कार्स और ये सब, तो ये सब इनको बहुत पसंद था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, जब उनकी बहन पैदा हुई थी, क्योंकि उनके बाद उनकी बहन पैदा हुई थी तो उनके लिए न्यू बॉर्न थी, माजा उनका नाम था, ठीक है। ही सेड, तो आइंस्टाइन क्या कहते हैं? फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। अब बताओ, इंसानों को कभी व्हील्स होते हैं, कभी पहिए लगे रहते इंसानों के? नहीं लगे रहते। लेकिन जब उनकी नवजात बहन पैदा हुई थी न्यूबॉर्न माजा, तो उनको देखते हुए आइंस्टाइन कहते हैं अच्छी बात है, पर इनके पहिए कहाँ हैं, इनके व्हील्स कहाँ हैं? अब इनका कॉमन सेंस यहाँ देख लो, इनके स्टार्टिंग में देख के लगा होगा कि इतने बड़े महान आदमी बनेंगे ये आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन इतने फेमस बन पाएंगे, इतनी बचकानी बातें करते थे, लगता है इनके पास तो दिमाग नहीं है। अब लेकिन आगे देखो, अ हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टाइन चोज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर। उनकी एक हेड मास्टर
उनके टीचर कह लो आइंस्टाइन के, ठीक है। तो वो उनके पिता से क्या कहती हैं, आइंस्टाइन चाहे कुछ भी ले लें, अपने प्रोफेशन को लेके, अपने व्यवसाय को चुन लें, अपने मतलब करियर को लेके चुन लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, वुडंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ेगा। बिकॉज क्यों नहीं पड़ेगा, He'll never make a success in anything, उनको किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिलने वाली है, ठीक है, उनको किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलने वाली है, उनकी हेड मास्टर कहती हैं। आइंस्टाइन began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to, क्योंकि आइंस्टाइन ने फिर 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीख लिया था, या वायलिन बजाना सीख रहे थे। क्यों ऐसा करते थे, क्योंकि उनकी मदर चाहती थी कि वायलिन बजाना सीख लें, क्योंकि अपनी माँ की इच्छा के अनुसार उन्होंने 6 साल की उम्र में ही वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया था। लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एम्यूचर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग द स्किल्स थ्रू आउट द लाइफ। फिर आगे पता चलता भाई कि इनको तो वायलिन की एकदम मतलब कह सकते हो गिफ्टेड है इस फील्ड में, इनको वायलिन बजाने का मतलब प्रतिभा है इनके अंदर, काबिलियत है इनके अंदर, आगे बात पता चलती है, और इस स्किल को थ्रू आउट द लाइफ अपने पास रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पीपल, ठीक है। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव व्हेन ही वाज 15 मंथ ओल्ड। तो आइंस्टाइन फिर अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करते थे, तो पहले म्यूनिक की स्कूल हाई स्कूल में जाते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन की जो जर्मनी से इनकी फैमिली 15 जब महीने के थे आइंस्टाइन, तो वहाँ से मूव हो गई थी म्यूनिक के लिए, ठीक है। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और अच्छा कर रहे थे अब पढ़ाई में जा करके, क्या जहाँ पे उनकी हेड मास्टर कहती थी कुछ नहीं कर पाएंगे। आइंस्टाइन एक अच्छे मतलब एक बुरे शिष्य नहीं थे, और उन्हें म्यूनिक में अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करने लगे, तो आइंस्टाइन का परिवार क्योंकि शिफ्ट हो गया था जब वो 15 महीने के थे, और उन्होंने लगभग प्रत्येक विषय में अच्छे अंक प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। जो वहाँ के नियम कानून कह सकते हो, अनुशासन कह सकते हो, कठोर जो अनुशासन था स्कूल का, उससे बस आइंस्टाइन को थोड़ी घृणा सी थी, उसको हेट करती, उसको पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनके अध्यापकों से भी उनका काफ़ी बीच बीच में क्लैश मतलब कि झगड़ा होता रहता था। रूल्स एंड रेगुलेशन स्कूल के लेकर के, और नियम कानून जो स्कूल थे वो उनको नहीं पसंद थे। एट द एज ऑफ 15, जब 15 साल के हुए, अभी यहाँ 15 कंफ्यूज मत होना, 15 मंथ है या 15 ईयर्स है, ठीक है। आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिल दैट देयर ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो जब 15 वर्ष की उम्र में आइंस्टाइन को इतना मतलब घुटन महसूस होने लगी थी स्कूल में, कि उन्होंने हमेशा के लिए स्कूल एकदम छोड़ दिया था कि नहीं अब बहुत हो गया, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उनको सफोकेशन कह सकते हो, घुटन कह सकते हो, तो उनको वहाँ पे घुटन महसूस होने लगी थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। तो 1 साल पहले ही एल्बर्ट के जो पेरेंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, मिलान चले जाते हैं। तो जरा कमेंट में मुझे ये बताना मिलान कहाँ पर है। एंड लेफ्ट हिज सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बेटे को अपने रिलेटिव्स के घर ही छोड़ चले जाते हैं। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मनी स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन द सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक। तो फिर क्योंकि काफ़ी लंबा डिस्कशन होता है, क्योंकि वो एक स्कूल तो छोड़ दिए थे 15 साल की उम्र में, उनको वहाँ का नियम कानून नहीं पसंद था। फिर उन्होंने घर में डिस्कशन किया, बातचीत की, घर में आपस में बातचीत हुई, तो डिस्कस हुआ कि ठीक है जो है आइंस्टाइन अब स्विट्जरलैंड में एक स्कूल में जाएंगे जो अच्छा है, मतलब वहाँ पे इतना नियम कानून कह सकते हो नहीं है। हाँ, स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरी की फिर वहाँ से, क्योंकि वह ऐसा एक शहर था जो मतलब म्यूनिक से अधिक मतलब वहाँ पे अच्छा था, वहाँ सब कुछ नियम कानून इतने नहीं थे, बच्चों के लिए अच्छा था, एटमॉस्फेयर वहाँ का अच्छा था, तो ये फिर वहाँ पे स्विट्जरलैंड में उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। अच्छा ठीक है, आइंस्टाइन मतलब कि मैथ्स में काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे, मतलब मैथ्स उनको बहुत पसंद थी, वो सब प्रतिभाशाली थे मैथ्स में। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, मैथ्स तो उनको गॉड गिफ्टेड मिला था कह सकते हो, लेकिन फिजिक्स में उनको खुद बहुत इंटरेस्ट था, वो बहुत पढ़ना चाहते थे, फिजिक्स में उनको काफ़ी रुचि थी, ठीक है, उनको फिजिक्स पढ़ना काफ़ी पसंद था। एंड ऐसे लिखा जाता है मैथ्स जिसकी अच्छी उसको फिजिक्स आती है, जिसको फिजिक्स आती है उसकी मैथ्स अच्छी है, दोनों का एक अच्छा रिलेशनशिप हमेशा चलता है मैथ्स और फिजिक्स का। मैथ्स फिजिक्स 7 बाय 7, क्योंकि अगर तुम्हारी मैथ्स नहीं अच्छी होगी तुम फिजिक्स से न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, या कैसे फॉर्मूले समझोगे, कैसे सॉल्व करोगे, इसलिए मैथ्स और फिजिक्स का एक अच्छा रिलेशन डेवलप रहता है। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, जब उनका स्कूल खत्म हो जाता है, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख। तो कहते हैं कि मैं अब आगे की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई अपना ग्रेजुएशन कहाँ से करूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख से करूँगा। बट साइंस wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walless mustaches। ये बता रहे हैं यहाँ पे
कि उन्होंने सोचा कि मैं आगे की पढ़ाई अब यूनिवर्सिटी ऑफ कहाँ पे करूँगा, ज्यूरिख में करूँगा। और लेकिन विज्ञान ही एक ऐसा मात्र मतलब कह सकते हो ऐसी वस्तु नहीं थी जिन्हें उन घनी मूछ वाले जो व्यक्ति हैं उनको पसंद थी, पर और भी कुछ बहुत पसंद रहा होगा। मुस्टैचेस मतलब मूछ होते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना। बट साइंस वॉज नॉट ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विथ वॉलनट, मतलब सिर्फ साइंस ही नहीं था जो इनको पसंद था। देखते हैं और क्या पसंद था। He also felt a special interest in a fellow students। अब यहाँ पे अपने इनको फेलो जो स्टूडेंट्स थे, इनको आप जो इनके सहपाठी थे उनको में काफ़ी इंटरेस्ट था। किस में इंटरेस्ट था? मिलेवा में। किस में इंटरेस्ट था बेटा? उनको आइंस्टाइन को मतलब मिलेवा मेरिक जो इनकी में भी विशेष रुचि थी। मिलेवा मेरिक कह सकते हो आगे चल के इनकी वाइफ बनी थी। whom he found to be a clever creature, जिसको ये मतलब क्लेवर क्रिएचर, ये बुद्धिजीवी प्राणी कह सकते हो, ठीक है। इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। क्लेवर उन्होंने कहा है, इन अ गुड वे इन्होंने बताया है। क्लेवर मतलब बुद्धिजीवी, पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी, काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की थी ये। इनमें भी इनको साइंस को छोड़ के मिलेवा में भी इनको काफ़ी इंटरेस्ट था। दिस यंग सर्ब हैड कम टू स्विट्जरलैंड, तो ये सर्बिया के रहने वाली, इसलिए यहाँ पे सब लिखा हुआ, ठीक है। सर्बिया की थी युवा लड़की जो स्विट्जरलैंड आई थी पढ़ने के लिए। बिकॉज क्यों स्विट्जरलैंड आई थी सर्बिया छोड़ के? बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख वॉज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वुमेन्स कुड गेट डिग्री। तो पहले देखो बेटा, वुमेन्स के लिए इतना यूनिवर्सिटी और कॉलेज ओपन नहीं थे, इतना पढ़ाई नहीं होती थी, इनको इतने मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता था ना। इन यूनिवर्सिटीज़ में इनको पढ़ाया जाता था। यूरोप में बस कुछ चुनिंदा यूनिवर्सिटी थी जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख भी था, तो यहाँ पे वुमेन्स के लिए ओपन था, इसलिए वो यहाँ पढ़ने आई थी, ठीक है। आइंस्टाइन सॉ in her LA against the philanthropies, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. The couple fell in love. Letters survive in which they put affection into words mixing science with tenderness. Wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion। तो देखो अब यहाँ पे इनको इनकी मैडम मिल चुकी थी मिलेवा। अब सेम ये लोग में ऑफकोर्स एक प्यार सा जग गया था। तो आइंस्टाइन को उस विद्यालय में लग रहा था, या उस मतलब आइंस्टाइन को लगा कि पहले तो कि उस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी या में जो भी संकीर्ण जो विचारधारा के लोग होंगे उनके विरुद्ध जो है मिलेवा उनका साथ देंगे। मतलब जो कंजर्वेटिव लोग होंगे पूरी यूनिवर्सिटी में उनके साथ मिलेवा उनका साथ देंगे, उनके ये लोग खिलाफ जा सकेंगे आराम से, ठीक है। आइंस्टाइन का उन लोगों से हमेशा एक टकराव भी, मतलब जो संकीर्ण या जो कंजर्वेटिव माइंडसेट वाले लोग थे उनसे एक टकराव भी, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट भी हमेशा बना रहता था। और उस जोड़े को मतलब आपस में इन दोनों लोग को, आइंस्टाइन और मिलेवा को प्यार भी हो गया था। तो ऐसे पत्र भी, ऐसे लेटर्स भी आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक दूसरे के लोग ने पत्रों में साइंस के थ्रू अपने लव लेटर्स लिखे हैं, जहाँ पे ये लिखते हैं कि जहाँ पे साइंस मिलेगा तो हम लोग साथ मिलकर के रिलेटिविटी का फॉर्मूला लेकर आएंगे, हम लोग साथ में रिलेटिविटी पे काम करेंगे, उससे हम लोग कितने हैप्पी एंड प्राउड रहेंगे अगर हम रिलेटिविटी पे कोई सक्सेस पा सकेंगे। तो यही बात यहाँ पे आइंस्टाइन ने लिखी है। 8th पैराग्राफ में आते हैं। इन 1900 एट द एज ऑफ 21 आइंस्टाइन वॉज अ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट एंड अनएम्प्लॉयड। 19 साल की उम्र में जब आइंस्टाइन ने जो है कह सकते हो यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर ली थी, ग्रेजुएट हो गए थे, तो लेकिन वो अनएम्प्लॉयड थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव अ प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902। मतलब 2 साल तक वो कह सकते हैं टीचिंग असिस्टेंट थे, कई प्राइवेट में लेसन्स देते थे। फिर 1902 2 साल बाद उनको एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन अ पेटेंट ऑफिस इन बर्न में जॉब लग गई थी। वाइल ही वॉज सपोज टू बी असिस्टिंग द अदर पीपल्स इन्वेंशंस, वहाँ पे उनको दूसरे लोगों के इन्वेंशंस में सपोर्ट करना था, ये क्या समझ सकते हो, ठीक है। हेल्पर का काम था, सपोर्ट सिस्टम का काम था, बैक हैंड से वो काम कर रहे थे, मेन अभी इन्वेंशंस में वो नहीं आए थे। आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडिया एंड सीक्रेट। और जब उन लोग को देखती थी या उन लोग को उससे प्रभावित होकर आइंस्टाइन अपना भी ओन आइडिया भी सीक्रेट में डेवलप कर रहे थे, अपने आइडिया पर भी आइंस्टाइन सीक्रेटली काम कर रहे थे, ठीक है, जॉब के साथ साथ। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रावर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ द थियोरेटिकल फिजिक्स। तो अपनी पूरे डेस्क पे कह सकते हो उन्होंने पूरा फिजिक्स का सामान रखा था, सजाया हुआ था, ठीक है। अपने डेस्क को पूरा मेज पर अपनी जो है कह सकते हो अपने जहाँ पे कार्य करते थे वहाँ पे पूरा फिजिक्स के सामान से उसको सजाया हुआ था, रखा हुआ था। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity। अब देखो E = mc²
इनका याद है कि नहीं याद है इनका ये चीज़? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? इक्वल्स टू mc²। ये फॉर्मूला याद है किसको 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 नहीं याद, जरा बताना। अभी बताया जाता है कि 1905 में आइंस्टाइन का जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। हाँ पता है, तो सबने साइंस में फिजिक्स में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम ऑल टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटेड टू अदर। तो बताया जाता है ना इनके उसमें क्या बोलते हैं, इक्वल टू mc²। तो रिलेशनशिप याद है ना मास और एनर्जी का, तो वही बताते हैं अब यहाँ पे आइंस्टाइन के सन 1905 में आइंस्टाइन का प्रसिद्ध जो लेख था, वो सिद्धांत था, वो आता है। इस सिद्धांत के अनुसार समय और दूरी के बारे में बताया गया कि दोनों निरपेक्ष नहीं होती हैं। वास्तव में अगर दो पूर्ण रूप से सामान्य समय पर दिखने वाली घड़ियां सामान्य समय नहीं दिखाती हैं। तुम देखो कि दो क्लॉक है सेम जगह सेट कर दियो, सेम स्पीड पे चल रही हैं, लेकिन तभी इनमें कुछ डिफरेंस सेकेंड्स का जरूर रहेगा बेटा, तुम अभी कभी ऑब्जर्व करना, हमेशा डिफरेंस रहेगा, ठीक है। वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। फ्रॉम हिज फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द मास एनर्जी। तो अभी हम तुमको बता चुके हैं, E = mc²। ये इस बारे में तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। और 10th पैराग्राफ में आओ। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unrevealing। लेकिन जब मतलब आइंस्टाइन अपने जो है फिजिक्स के मोस्ट डिफिकल्ट समस्याओं को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, जो उनका जो व्यक्तिगत जीवन का जो पतन हो रहा था, मतलब उनका जो पर्सनल लाइफ थी वो बहुत डाउनफॉल में चली जा रही थी। प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत एक्सेल कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे, खूब उपलब्धियां हासिल कर रहे, लेकिन जो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो बहुत नीचे गिरती चली जा रही थी, वो काफ़ी बेकार होती चली जा रही थी। एल्बर्ट हैड wanted to marry Mileva right after finishing his studies। जैसे उनका कॉलेज खत्म हो तुरंत हो जाते थे वो मिलेवा से शादी कर लेते हैं। But his mother was against it। लेकिन जो उनकी मदर थी बेटा आइंस्टाइन की, वो शादी के अगेंस्ट थी, उनको ये शादी बिल्कुल नहीं पसंद थी। She thought Mileva who was 3 years older than her son। उनको लगा कि उनकी जो ये बहू आएगी मिलेवा, जिससे उनकी शादी होगी, वो उनकी बेटे से 3 साल बड़ी है। Was too old for him। वो उनसे काफ़ी बड़ी है उनकी उम्र से, क्योंकि मिलेवा और एल्बर्ट में 3 साल का अंतर था। वो उनसे 3 साल बड़ी थी। उनकी माँ को 3 साल का जो उम्र था, उम्र का गैप, वो उनको पसंद नहीं आया। तो उनको लग रहा था कि जो मेरी बहू आएगी सिंपल भाषा में, वो बहुत बड़ी होगी उम्र में। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस। और लगा ज़्यादा पढ़ी लिखी आएगी तो वो भी दिक्कत हो सकती है, तो वही वो मिलेवा के इंटेलिजेंस से भी काफ़ी चिंतित थी कि भाई ये कुछ मैटर गड़बड़ है, ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहिए हमको। सिंपल भाषा में ये समझ लो। शी इज़ अ बुक लाइक यू हिज मदर सेड। तो उन्होंने बताया कि वो तो एक किताब है। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ। तो उस वजह से आइंस्टाइन को फिर शादी कुछ टाइम के लिए टालनी पड़ी थी, और वेडिंग को कुछ टाइम के लिए रोकनी पड़ गई थी, ठीक है। वो अपनी माँ के खिलाफ थी, क्योंकि सोचती थी कि मेरे बेटे 3 साल बड़ी है, और मतलब कह सकते हो वो बुद्धिमान भी है, इससे भी वो परेशान थी। तो अपनी माँ के कहने पर उनको मतलब शादी कुछ टाइम के लिए टालना पड़ गया था, ठीक है, ये बात समझ लो। The pair finally married in January 1903 and had 2 sons। लेकिन फिर 1903 में लोगों ने शादी कर ही ली अपनी माँ के खिलाफ समझो जा करके, और 2 बेटे भी उनको। Few years later the marriage faltered। Oh my God। Mileva meanwhile was losing her intellectual ambitions and becoming unhappy housewife। After the years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919 and Einstein married his cousin Elsa in the same year। तो जब शादी हो गई तो उनके 2 बेटे भी हो गए उसके बाद। लेकिन फिर उनको लगा मिलेवा कि मेरी जो लाइफ थी, मेरे जो एम्बिशन है ज़िंदगी में, मेरी जो इंटेलिजेंस थी या मेरी जो पर्सनैलिटी थी, वो शादी के बाद एक हाउसवाइफ बनती चली जा रही है। मैं खुश नहीं हूँ इससे जो है, और मैं वीक होती चली जा रही हूँ, और जो मैंने सोचा था मैं ज़िंदगी में जो चीज़ें हासिल करूँगी, वो शादी के बाद मैं ये नहीं कर पा रही हूँ। तो काफ़ी दुखी रहने लगे, झगड़ा होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी। तो उन्होंने फिर डाइवोर्स ले लिया 1919 में। फिर उसी साल आइंस्टाइन ने अपनी कज़न से एल्सा से शादी कर ली थी, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते पैराग्राफ में आते हैं, जो है आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to the world fame। In 1915 he had published his general theory of relativity, which provided a new interpretation of gravity
An ellipse of the sun in 1919 brought a proof that it was accurate. Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from the fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution. तो अब क्या हुआ बेटा कि जो आइंस्टाइन का नया मतलब एक कह सकते हो चैप्टर था वो मतलब उनको वर्ल्ड फेमस कह सकते हो कर दिया। 1915 में जब उन्होंने अपनी एक जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रकाशित की थी जिसमें उन्होंने ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्वाकर्षण की एक नई मतलब व्याख्या दी थी। ठीक है, 1919 में ही उन्होंने सूर्य ग्रहण को भी मतलब प्रमाणित करा था और ये बिल्कुल एकदम सही था। आइंस्टाइन ने पहले ही मतलब गणना कर ली थी कि अचल जो मतलब जो सितारे मतलब स्टार्स हैं, स्टार से आने वाली जो प्रकाश की सीमा है वो सूर्य के मतलब जो ग्रेविटी के क्षेत्र में ही मतलब बिखर जाती है। और समाचार न्यूज़पेपर में भी मतलब कह सकते हो उनके काम की एक मतलब एक लेख कह सकते हो प्रस्तुत हुआ था, एक मतलब कॉलम आया था जो मतलब किसके नाम से था, एक वैज्ञानिक क्रांति मतलब कि अवैज्ञानिक क्रांति मतलब अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन के नाम से आया था, जिसको इन्होंने मतलब ये इनके मतलब अब इनके वो बताए जा रहे हैं कि कैसे कैसे इनको प्रोक्लेम मिला, कितना कितना ये आगे बढ़े, इनका न्यूज़पेपर में भी इनकी थ्योरी पब्लिश होने लगी, इनको कॉलम्स में जगह मिलने लगी थी और उन्होंने सबसे वर्ल्ड की फेमस जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था और एकदम सही इंटरप्रिटेशन भी इन्होंने ग्रेविटी की इसमें की थी। इसका प्रूफ 1919 में जब प्रूफ आया था कि एकदम सही है, कैलकुलेट इन्होंने एडवांस से 1915 में ही करके रख दिया था। स्टार्स के बारे में उन्होंने बताया था, ग्रहणों के बारे में बताया था, तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, देखो बेटा मैं वन शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जहाँ 10 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, 5 मिनट में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पर वो एग्जाम के समय देखना ना, अभी तो टाइम है तुम्हारे पास, तो अभी पूरा लेसन का एक्सप्लेनेशन देख लो क्योंकि इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा देखने का। एग्जाम में मैं मानती हूँ 5-10 मिनट वाले वन शॉट ही पसंद आएंगे तुमको देखने, तब तुमको पूरा चैप्टर देखने का टाइम ही नहीं रहेगा। इसलिए अभी स्टार्टिंग में पूरा टाइम है, वीडियो जैसे जैसे आ रहा है, जैसे क्लास में पढ़ाया जा रहा है सेम से वैसे देखते चलोगे, क्वेश्चन आंसर देखते चलोगे जो मैं डालती जा रही क्वेश्चन आंसर 1 बाय 1, तो तुमको वो हेल्पफुल रहेगा, वो बेनिफिशियल रहेगा। वन शॉट अभी स्टार्टिंग में देखने का कोई मतलब नहीं है, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आएगा, जब एनसीईआरटी के लाइन से जब क्वेश्चंस निकाल के मैम दे देंगी बोर्ड में या पैराग्राफ समझ में आ गया। 13 पे आते हैं, आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921, ही वाज शावर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉन्च्ड बाय द प्रेस। तो मतलब वही बात है कि आइंस्टाइन को 1921 में भौतिकी मतलब फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था और फिर संसार भर से उनको सम्मान मिलने लगे, निमंत्रण की बौछार एकदम से हो गई थी और प्रेस में भी उनकी काफ़ी मतलब न्यूज़ में भी उनकी काफ़ी प्रशंसा होने लगी थी। ठीक है, देखो वन शॉट वीडियो इज नॉट गुड फॉर यू राइट नाउ, इन एग्जाम्स डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी वन शॉट वीडियोस, पर अभी तो देखो टाइम है तो प्लीज़ पूरी वीडियोस को देखो, लेसन समझो क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलने वाला एनसीईआरटी पढ़ने का समझने का। एग्जाम में तो वन शॉट 5-10 मिनट वाली से ही काम चलाना पड़ेगा, पर अभी जैसे जिसको लेके चैप्टर पढ़ा रहे हैं मेरा देखो और जो क्वेश्चन आंसर्स मैं करा रही हूँ एनसीईआरटी के वो करो, दैट्स एनफ, उससे ज़्यादा तुमको कुछ और नहीं चाहिए। मैंने ये एक्सपीरियंस से बता रही हूँ इतने सालों के, और कोई बात नहीं है। ठीक है, 4th पैराग्राफ में आते हैं, 14th पैराग्राफ में आते हैं। व्हेन द नाजीज केम टू द पावर इन जर्मनी 1933, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स। जब नाजीज पावर में वहाँ पे आ गए थे, नाजी पार्टी आ गई थी जर्मनी में सत्ता में 1933 में, तो आइंस्टाइन यूएसए चले गए थे। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाके बस गए थे। 5 years later द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन हैड अमेरिकाज फिजिसिस्ट इन द अप्रोच। उसके 5 साल बाद ही जो है कह सकते हो बर्लिन में जो है जो ये था क्या बोलते हैं डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है, 5 साल बाद जो है बर्लिन में न्यूक्लियर फिजन की जो खोज हुई थी, उसे जो अमेरिकी जो वैज्ञानिक थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे। जो अमेरिकी फिजिक्स के जो वैज्ञानिक थे वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि ये क्या बर्लिन में हो गया है न्यूक्लियर फिजन। मैनी ऑफ देम हैड फ्लूड अवे फ्रॉम पेशेंस जस्ट आइंस्टाइन हैड, एंड नाउ दे आर अफ्रेड ऑफ नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक पावर। तो मतलब वही वैसे काफ़ी अमेरिकी परेशान भी हो गए, उसमें से अधिकतर लोग मतलब जो है डर करके वहाँ से भाग भी गए थे। फिर आइंस्टाइन आए और उन्होंने मतलब डर था कि नाजीवादी जो है नाजी पार्टी के लोग हैं एक परमाणु बम भी बना सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग वहीं पे रुके रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड इंतजार करते हैं।
At the urging of the colleagues, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might ever well destroy the whole port together with some of the surrounding territories. तो फिर क्या करते हैं कि एक मतलब अपनी सहकर्मी की मदद से आग्रह से आइंस्टाइन जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं, और क्या नाम है उनका, फ्रैंकलिन डी, उनको 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, लेटर लिखते हैं वो। उसमें उन्होंने चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार का एक भी बम यदि किसी बंदरगाह मतलब पोर्ट पर डाला गया तो पूरा बंदरगाह आपका आसपास का एरिया पूरा ही उड़ जाएगा। वो बता देते हैं पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति को एक लेटर के थ्रू। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव इफेक्ट्स। द Americans developed atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on a Japanese district Hiroshima and Nagasaki in 1945। तो जब ये वार्न कर देते हैं कि भाई संभल जाओ, देख लो बर्लिन वालों ने बना लिया, नाजीज कभी कुछ भी कर सकते हैं ना। अमेरिका में थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति को पत्र लिख देते हैं। फिर अमेरिका में भी गुपचुप तरीके से छुप करके कह सकते हो गुप्त योजना बनाई जाती है कि हम भी एक परमाणु बम बनाएंगे। और वो फिर 1945 को जो है जापान के 2 शहर होते हैं हिरोशिमा और नागासाकी, आप बहुत फेमस होंगे इन दोनों वर्ड्स के नाम से, आप काफ़ी सुने होंगे इन दोनों के बारे में। तो अमेरिका यहाँ पे टेस्ट भी कर लेता है, यहाँ गिरा देता है। इसके इफेक्ट बेटा बहुत सालों तक रहते हैं वहाँ पर जो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन को बिल्कुल बुरा लगा कि ये क्या कर दिया तुमने। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मैसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इन इट ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट अनलाइक द लेटर ऑफ द रूजवेल्ट। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। फिर जो है मतलब आइंस्टाइन मतलब इससे विनाश की सीमा को देख के काफ़ी मतलब विचलित होते कि हिरोशिमा नागासाकी में बहुत इफेक्ट हुआ था बेटा। काफ़ी लंबे टाइम तक जब वहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज होते थे उनको कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा रहती थी। इस प्रकार फिर एक यूनाइटेड नेशंस को जो है मतलब आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखते हैं, ओपन लेटर यूनाइटेड नेशंस को लिखते हैं कि इन्होंने एक विश्व सरकार बनाए, सुझाव दिया कि एक ऐसा सरकार बनाइए जो इन सब चीज़ों पे ध्यान दे कि कोई किसी पे बम तो कम से कम ना गिराए अपना टेस्ट करने के लिए। But over the next decade, Einstein got even more involved in the politics। फिर कुछ टाइम में देखोगे कि आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में ज़्यादा मतलब झुकाव उनका हो गया था, ठीक है। For an end of arms build-up and using his popularity to campaign to peace and democracy। क्योंकि ना इनको मतलब वो भी नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने रिलेटिविटी की थ्योरी दे रखी थी तो काफ़ी पॉपुलर भी ये हो गए थे। तो इन्होंने उस पॉपुलैरिटी को यूज़ किया और उन्होंने मतलब अपनी लोकप्रियता का लाभ उठा करके उन्होंने शस्त्रों के निर्माण की जो होड़ लग गई, जिसके बाद कि हम भी बनाएंगे एटम बम, हम भी न्यूक्लियर बम बनाएंगे, हम भी टेस्ट करेंगे, इस पर रोक लगाने की बात कही और शांति की बात की और लोकतंत्र डेमोक्रेसी का एक अभियान चलाया कि हर जगह डेमोक्रेसी रहे, पीस रहे, शांति रहे। ऐसा नहीं है कि सब लोग अब न्यूक्लियर बम बनाने लगोगे और दूसरे पे गिराने लगोगे। अभी इंडिया पाकिस्तान में क्या हुआ था, पाकिस्तान हमको ये तो धमकी देता रहता है बार बार कि हम न्यूक्लियर बम गिरा देंगे, हम दोनों न्यूक्लियर पावर देश है, हम लोग नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो हम लोग न्यूक्लियर बम गिरा देंगे। तो अमेरिका भी तो हम लोग आके इसलिए शांत कराने लगा था कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यही बात है यहाँ पे, यही आइंस्टाइन जानते थे पहले से ही। समझ लो कि 1933 में आइंस्टाइन सबको जान गए थे कि भैया बच के रहो, ये सब मत करो, डेमोक्रेसी की रास्ते पे चलो, पीस रखो और आर्म्स की बनाने की होड़ में मत मतलब पड़े रहो। व्हेन आइंस्टाइन डाइड इन 1955 एट एज ऑफ 76। मतलब आइंस्टाइन की मृत्यु कब हुई थी, 1955 में। कितनी साल की उम्र है, 76। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड द वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस। तो उनको मतलब कह सकते हैं एक दूरदर्शी तथा विश्व नागरिक के रूप में महत्व दिया गया था और उनको उनके प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में उनकी पहचान बन गई थी। जीनियस साइंटिस्ट मतलब प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में उनकी पहचान बन गई थी। होप स्टूडेंट्स यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। देखो मैं 1 शॉर्ट्स भी बना दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके बाद मैं वही बना दूंगी, लेकिन अभी तो टाइम है, समर वेकेशन से, तो एनसीईआरटी पढ़ो, समझो, जानो, नहीं तो फिर आगे चल के टाइम नहीं मिलेगा और तब परेशान होंगे कि ये लाइन कहाँ से पूछ दी, किस चैप्टर से पूछ दी है, ये तो हम पढ़े नहीं थे। 1 शॉर्ट में देखो हम लोग समरी तो 5-10 मिनट बताएंगे। तो मुझे मालूम है तुम लोग को छोटे वीडियो देखना पसंद है, बड़े वीडियो देखना नहीं पसंद है यूट्यूब पर, लेकिन अभी पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ोगे तो आगे पढ़ने की एनसीईआरटी पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी तुम लोगों की, ठीक है।